stock of all forms of money which are held by the public at a point of time. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने बात कहा है टोटल स्टॉक, मतलब जितना भी अवेलेबिलिटी है किसकी, ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी की कोई भी फॉर्म। अभी मैं बताऊंगा कौन से फॉर्म या कौन से टाइप ऑफ मनी की बात कर रहे हैं। तो उसका टोटल स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम किसके पास में, पब्लिक के पास में। ठीक है, तो सिंपल अगर मीनिंग में कहा जाए तो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इकोनॉमी के पास में जितना टोटल मनी अवेलेबल है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ मनी। क्योंकि यहाँ पर अब जो मैंने अभी यहाँ हम लोगों ने बात करी कि सर ये ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ, तो उसका मतलब है यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ मनी में इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड करा है हमने पेपर मनी, पेपर मनी के बाद में इसमें इंक्लूड करा है हमने कॉइन्स, पेपर मनी के बाद में कॉइन्स, और लास्ट में इंक्लूड करा है इसमें एंड डिमांड डिपॉजिट्स। तो तीनों चीजें हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी है, पेपर मनी एंड कॉइन्स, ये तो करेंसी में इंक्लूड हो गया, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट। दैट मींस हम सीधा ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मनी में हमने इंक्लूड करा है करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, करेंसी में दोनों ही आ गए, पेपर मनी भी आ गया, कॉइन भी आ गया, एंड डिमांड डिपॉजिट। तो ये आपका मीनिंग हो गया सिंपल सा एक फॉर्मूले में, दैट इज टोटल स्टॉक ऑफ करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये सारा इसमें कंप्लीट कर जाते हैं। अब यहाँ पे मेरे से पूछा था कि सर डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग क्या होता है, तो डिमांड डिपॉजिट का सिंपल सा जो मीनिंग है, और फिर टेक्निकली बात करूं तो जहां पर आप ऐसे डिपॉजिट या पब्लिक के ऐसे डिपॉजिट्स जहां पे जो पैसा है वो ऑन डिमांड मिल जाए। घर में कस्टमर जाता है और वहां पे जो एग्जीक्यूटिव है उसको बोलता है कि सर मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट में से मुझे इतना पैसा चाहिए, कोई फॉर्मेलिटी वगैरह फिलअप करने के बाद में उसको उतना पैसा मिल जाता है। तो जहाँ पे डिमांड या जहाँ पे आपके रिक्विजिट के अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको पैसा विड्रॉ करने की परमिशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, इसके अंदर हम लोग अदरवाइज इसको हम लोग जो दूसरा बोलते हैं कि ऑल काइंड्स ऑफ चेकेबल डिपॉजिट्स,
ऑल काइंड ऑफ, या तो कहा जाए डिपॉजिट जहां पे आपको एट डिमांड या ऑन डिमांड, मनी कैन बी विथड्रॉ। दूसरा सिंपल भाषा में कहा जाए तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है सारे के सारे चेकेबल डिपॉजिट्स। क्योंकि जो भी आपके चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं वहां पर आप चेक के थ्रू पैसा निकाल सकते हो, तो चाहे तो आप डिमांड डिपॉजिट बोल लो, चाहे आप चेकेबल डिपॉजिट बोल लो, जिसमें दो ही डिपॉजिट्स आएंगे आपके। वन इज जो नॉर्मल पब्लिक मेंटेन करती है, दैट इज सेविंग अकाउंट, और दूसरा जो नॉर्मली बिजनेसमैन या बिजनेस का जो अकाउंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट। इन दोनों ही अकाउंट के अंदर आपको फैसिलिटी है कि आपको एक चेक बुक दी जाती है, आप उस चेक के थ्रू अपना पैसा जब चाहे जिस समय चाहे जितना चाहे उतना आप विड्रॉ कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज चेकेबल डिपॉजिट। इनके अगेंस्ट में, डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट में दूसरा जो डिपॉजिट होता है उसको बोला जाता है फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, जहां पर आप मैच्योरिटी पूरे होने के बाद में, टाइम पूरा होने के बाद में आप अपना मनी विड्रॉ कर सकते हैं, जिनको हम लोग नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। हाँ परिधि जी बताइए, अब क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर मैंने वीकेओरी बुक में मतलब पढ़ा है, तो सर उसमें तो प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों मिला के डिमांड डिपॉजिट दे रखा है। हाँ तो बिल्कुल प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मिला के डिमांड सर वो डिपॉजिट में हो जाएगा बेटा। इनिशियल डिपॉजिट और वो ड्राइव डिपॉजिट वही है ना, ये प्राइमरी और सेकेंडरी? भाई आपने, हाँ प्राइमरी, अब भाई सीधा सा मतलब क्या, यहाँ डिपॉजिट्स का मतलब क्या हो रहा है? सीधा सा मतलब है कि भाई वो पैसा या वो डिपॉजिट जहाँ पे जो पैसा जमा है वो कस्टमर अपनी इच्छा से विड्रॉ कर सके। तो जब आप क्रेडिट क्रिएशन करते हैं तो क्रेडिट क्रिएशन के अंदर जो आपका प्राइमरी डिपॉजिट होता है या जो भी आपका डिराइव डिपॉजिट्स है फर्दर, वो वही सारे डिपॉजिट्स हैं जो आपके अकाउंट में पैसा जमा है, आपको चेक बुक इशू की भी है, आप उससे अपना पैसा जो है वो विड्रॉ कर सकते हो। तो ये वो वाला जो पार्ट है वो उसके अंदर वो क्रेडिट क्रिएशन से रिलेटेड था, और उसमें मैंने बताया भी था कि प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। तो प्राइमरी डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स व्हिच पीपल डिपॉजिट इन देयर अकाउंट विद द बैंक, whereas derived deposits are the result of primary deposits। समझ रहे हो क्या मतलब हुआ? यस यस तो सर। प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब तो क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब है कि भाई मैं गया और मैंने अपने अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, मेरे बाद में दूसरा बंदा गया, उसने अकाउंट के अंदर पैसे जमा करा दिए, 5,000 रुपये जमा हो गया, 5,000 रुपये जमा हो गया। तो जो फर्स्ट टाइम जो पैसा जमा होगा वो तो है इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है ना? और अभी इनिशियल डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट सेम ही है, अगर एक बंदे के कंटेक्ट में बात करता हूं तो अभी तो इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट सेम है, क्योंकि प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब है कि पर्सन अपने अकाउंट में आके खुद ही पैसा जमा कर रहा है, चाहे सेविंग अकाउंट में चाहे करंट अकाउंट में, ठीक है। अब अगर दोनों के केस में कहा जाए तो ये दोनों को इनिशियल डिपॉजिट तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इनिशियल का मतलब तो सबसे पहला डिपॉजिट होता है। इसके बाद के जो डिपॉजिट्स है, अब ये जो डिपॉजिट्स हैं दोनों, इन दोनों को हम प्राइमरी डिपॉजिट जरूर कह सकते हैं, क्योंकि ये तो सीधे आए और इन्होंने बैंक में आके पैसा अपना जमा कर दिया। बात आ रही है समझ में? यस सर। ठीक है। लेकिन जब आप डिराइव डिपॉजिट्स या सेकेंडरी डिपॉजिट्स की बात करते हो, तो डिराइव या सेकेंडरी डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कि इन प्राइमरी डिपॉजिट को फर्दर लोन देने की वजह से, आपने इनको लोन दिया, 10,000 रुपए का लोन दे दिया किसी को, और वो लोन आपने एक जो पर्सन लिया उसका अकाउंट खोल के उसके अकाउंट में जमा कर दिया। तो ये 10,000 रुपये हमने क्या करे, हमने सीधा, इसमें अभी वो रिजर्व वाला केस नहीं ले रहा, तो 10,000 रुपये सीधे आपने इनके अकाउंट में से लिए और 10,000 रुपये को आगे आपने लोन दे दिया किसी पर्सन को, और उस पर्सन के अपने अकाउंट में जमा कर दिया। सर और वो अब सीआरआर भी तो रखेंगे इसमें? एक सेकंड, अब यहाँ पर जो पैसा जमा हुआ है, एक ही बैंक मान रहा हूँ मैं, सेम सब ये सेम बैंक में सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो ये है ए, ये है बी, तो ए और बी ने जो पैसा जमा करा उसको तो मैं प्राइमरी डिपॉजिट कहूंगा। सी को जो हमने लोन दिया और लोन का जो अमाउंट है वो उसके अकाउंट में जमा कर दिया,
अब यहाँ पे जो पैसा जमा हुआ है वो खुद जमा करने नहीं आया था, खुद डिपॉजिट करने नहीं आया था, वो पैसा जमा हुआ है जो कि उसको लोन के थ्रू मिला है, डिराइव्ड हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिराइव डिपॉजिट्स या सेकेंडरी डिपॉजिट। अब बताइए क्या कह रहे हैं। सर CRR भी तो रखेंगे पहले। हाँ वो रख लो, वो उसका तो कोई इश्यू नहीं था ना भाई, रख लो इसमें से और 10% CRR, सर 9,000 ये दे दो कौन लोन। से अकाउंट में इनको ड्राइव डिपॉजिट देते हैं, मतलब अकाउंट का कोई नाम होता है क्या जिसमें क्रेडिट कर देते हैं? हाँ वो सेविंग अकाउंट होगा, अगर बिजनेसमैन है तो उसका उसके लिए करंट अकाउंट खोला जाएगा, और अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसका सेविंग अकाउंट होगा। ओके सर। और कुछ? सर और ये ऊपर से डेफिनेशन एक बार शो कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। क्या बात है, आजकल आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है। सर मैं करती हूँ पढ़ाई। बेटा देखो, वो तो जब मैं पेपर दूंगा फिर नंबर आएंगे तभी बात होगी। वो अलग बात है सर। ऐसे ऐसे तो ठीक है, पढ़ाई करते हैं, लेकिन वही तो पॉइंट है कि हम पढ़ता है जितना, उसमें से कितना आंसर में लिख पाते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, वो मैटर करता है। यस सर, हो गया। ठीक है, ठीक है जी। हाँ और किसी को बताइए, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट किसी भी टर्म में, जो अभी तक मैंने यहाँ समझाया प्राइमरी और सेकेंडरी तक को मिलाकर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट्स, ये जो जहां पर आप लोगों को लग रहा है ना कि ये टर्म बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, उन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग का कोई पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन बोर्ड्स में देखने को नहीं मिलता। बोर्ड्स केवल आपसे इतना चाहता है कि जो आपने पढ़ा है, क्या आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, क्या आपको वो लॉजिकली क्लियर है, या फिर आपने सीधा उसको मिक्सर में डाला, ग्राइंड करा और शेक बना के पी लिया। ऐसा तो नहीं है ना, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर कंफ्यूजिंग टर्म है तो आपको डर लगे कि यार ये कंफ्यूजिंग टर्म एग्जाम में आ गया तो क्या करना है। आप लॉजिकली उन चीजों को समझ लो बस। चलिए जी आगे चलते हैं इसके अंदर। अब ये तो हमारा हो गया सप्लाई ऑफ मनी का मीनिंग। अब आता है कि भाई जो सप्लाई ऑफ मनी है, ऑब्वियसली उसके अंदर आपको मनी को मेजर करना है, मनी को टोटल करना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमने मीनिंग में बात ये कर ली थी कि टोटल। तो जब आप मनी का टोटल करोगे तो उसके लिए कोई फॉर्मूला होना चाहिए, तो उन फॉर्मूलाज को हम लोग बोलते हैं, those formulas are called as measurement of money supply, measurement of money supply। ठीक है जी, तो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई जो है वो 79 में आरबीआई ने उनको थोड़ा सा क्लासिफाई करा था। तो एज पर द 1979 गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, हमारे पास में 4 मेजर हैं, M1, फॉर्मूला M1, फॉर्मूला M2, फॉर्मूला M3 और फॉर्मूला M4। ठीक है, पर इसमें क्योंकि सीबीएसई है, हमेशा चाहती है कि बच्चे थोड़ा सा कम ही पढ़ लें तो बढ़िया है, तो हमारे कोर्स में केवल और केवल जो है वो M1 है, तो हम केवल M1 फॉर्मूले की बात करेंगे। अब M1 फॉर्मूले को भी 2 तरीके से इक्वेट करा है। एक तो जो इसका पुराना वाला फॉर्मूला था, दैट इज M1 इज इक्वल्स टू C प्लस BD प्लस OD। यहाँ पे ये M1 है ना, M1 है, MI नहीं है, M1। यहाँ पे C से जो मतलब है वो हो जाता है करेंसी,
held with public। करेंसी में दोनों ही आ गए, यहाँ पे आपके कॉइन्स भी हैं और नोट्स भी हैं, दोनों चीजें यहाँ करेंसी के अंदर है, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक के अंदर। नेक्स्ट आता है डीडी। डीडी ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया, इट इज द डिमांड डिपॉजिट। ऑफ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक। और ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट सभी मैं बताता हूँ आगे क्या मतलब है, तो यहाँ तक आप कॉपी कर रहे हैं इसको, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन आता है भी लिखवाऊंगा मैं। तो M1 के 3 कंपोनेंट्स हो गए, सी डी डी प्लस ओडी। सी इज द करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, DD is the demand deposit of public, and OD is the other deposit with RBI. जो क्वेश्चन इसके अंदर बनता है वो लिख लीजिएगा। एक जनरल क्वेश्चन जो देखने को आता है, सीधा साधा क्वेश्चन, वो आता है व्हाट इज या डिफाइन मनी सप्लाई या गिव द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई, कैसे भी लिख लें। डिफाइन या गिव द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई state its components, state its components। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कई बार बच्चे इसका आंसर सेम लिख देते हैं। पहला पार्ट तो आपका सेम ही रहेगा, दैट इज गिव द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई। दूसरा बनता है स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ मनी मेजरमेंट M1। स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ मनी मेजरमेंट M1। सर मनी मेजरमेंट के बाद क्या है? M1 को आप चाहें तो डबल कोटेशंस में डाल सकती हैं, M1। हाँ भाई, कोई समझदार बच्चा मुझे समझाएगा कि पहला वाला पार्ट तो क्लियर है, पहले वाले में तो मीनिंग लिखना है, दूसरे वाले पार्ट में कोई डिफरेंस है या सेम आएगा? सर डिफरेंस, क्या डिफरेंस है बेटा? सर वो M1 के बताएगा और ये वो मनी सप्लाई के। हाँ, तो मनी सप्लाई में क्या आएगा कंपोनेंट में? सर मनी हेल्ड बाय जनरल पब्लिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो ऊपर हमने पढ़ा है ना, ये दोनों चीजें सी और डीडी, जब हम इन दोनों की बात करेंगे, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट, तो ये दोनों तो कंपोनेंट्स हैं मनी सप्लाई के, जो हमने ऊपर पढ़ा है, सप्लाई ऑफ मनी, मीनिंग के अंदर ये दोनों आ रहे हैं। तो आप लोग सीधा पहले मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद में सीधा लिखेंगे कंपोनेंट्स, पहला करेंसी विद द पब्लिक और दूसरा डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक या डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक।
वेयर जब M1 की बात करेंगे तो M1 के अंदर आपका C तो आएगा ही आएगा, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक भी आएगा, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक या डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक भी आएगा, पर साथ में आपको अदर डिपॉजिट्स विद RBI भी लिखना होगा। तीनों ही आएंगे M1 के अंदर। बच्चा कई बार M1 के अंदर OD नहीं लिखता है तो बेटा वो गलत होगा, तीनों ही लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे अदर डिपॉजिट्स विद RBI का क्या मतलब है वो बता देता हूं मैं आपको। फिर आपका ये चैप्टर खत्म। अदर डिपॉजिट्स OD other deposits with RBI। सो अदर डिपॉजिट्स विद RBI का मतलब है कि यहाँ पर हम इन दोनों के अलावा बाकी जो भी डिपॉजिट्स हैं वो इंक्लूड होंगे। तो एक्सेप्ट द फॉलोइंग टू डिपॉजिट्स, ऑल द डिपॉजिट्स विद द RBI विल बी इंक्लूडेड। व्हाट आर द टू व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड? नंबर 1, डिपॉजिट्स, अच्छा इसमें एक बार मैं लिख देता हूँ, ऑल डिपॉजिट्स एक्सेप्ट, पहला डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री with RBI। और दूसरा आ जाएगा, तो पहले तो क्या कहा है कि जो गवर्नमेंट का पैसा है, हमें पता है कि गवर्नमेंट का जो भी पैसा है वो कहाँ रहेगा, RBI के पास में जमा रहता है, पर वो होता किसका है? नॉर्मल पब्लिक का होता है। तो उसको हम लोग गवर्नमेंट का जो पैसा डिपॉजिट है उसको इसमें इंक्लूड नहीं करा है। और दूसरा जो कमर्शियल बैंक्स का पैसा डिपॉजिट है इन द फॉर्म ऑफ CRR या फिर अदर देन द CRR, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा रिजर्व है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद RBI। इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये पूरा आपका आ गया। CC का मतलब क्या, C का मतलब क्या है, DD का मतलब क्या है, देन OD अदर डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, और OD में क्या हमें इंक्लूड नहीं करना है, दैट इज ऑल डिपॉजिट्स अदर देन गवर्नमेंट डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल बैंक डिपॉजिट। अब यहाँ पे M1 ऑल्सो कॉल्ड एज लिक्विड मनी एंड नैरो मनी। तो जो हमारा M1 मेजरमेंट है उसको हम लोग लिक्विड मनी या नैरो मनी भी कहते हैं।
हाँ जी, यहाँ तक कि आपका मनी पूरा कवर हो जाता है। तो दैट मीन जो आपका भी अगर यूटी होते हैं तो यूटी में जो आपका सिलेबस आएगा नेशनल इनकम, मनी, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, वो पूरा यहाँ आपका कवर अप हो गया। तो उसको अच्छी तरह प्रिपेयर करते चले। जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपके इसमें से पुट अप होंगे। नेक्स्ट मैं आगे इसमें शुरू कर रहा हूँ। दैट इज वैसे तो सीरियल वाइज जो चैप्टर है आपके बुक्स में वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, पर मैं चाहता हूँ कि उस चैप्टर को हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़े तो बेहतर होगा। तो देखते हैं, तो इसलिए मैं उस चैप्टर को पोस्टपोन कर रहा हूँ। अगर आगे तक भी अगर ऑनलाइन क्लासेज ही रहेंगी तो फिर ठीक है, उसको भी आगे पढ़ना पड़ेगा, पर जब तक पोस्टपोन कर सकते हैं कर लेते हैं। तो इसके बाद में हम लोग अपना गवर्नमेंट बजट चैप्टर खत्म कर लेते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। एंड देन उसके बाद में हम लोग अपना फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर खत्म कर लेते हैं। उसके बाद में फिर अगर है तो फिर आएगा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, निहायत ही आसान चैप्टर है और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी जैसे मनी, कमर्शियल बैंक और रिजर्व बैंक की बात करी थी, तो ये तीनों चैप्टर पढ़ने के बाद में फिर आपके 6 मार्क स्कोर होते हैं, ठीक है। लेकिन आप केवल गवर्नमेंट बजट अगर चैप्टर पढ़ लेते हैं, इसके अंदर कोई फर्दर सब डिवीजन नहीं है, तो अगर आप केवल गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो केवल गवर्नमेंट बजट ही चैप्टर आपको अकेला 6 मार्क्स दिला देता है। तो इससे आपको पता लग जाता है कि हाँ कितना ज़्यादा वैल्यूएबल चैप्टर है ये हमारा। मार्क्स क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, तो आपके इसके अंदर 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं और एक अकेला 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो 6 मार्क्स तक के अंदर आपका इसके अंदर वेटेज है। चैप्टर बहुत सिंपल है। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट बजट की बात कर रहे हैं हम लोग, एक प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर इकोनॉमी, हर कंट्री जो है वो अपना बजट बनाती है। हमारी इंडिया के अंदर भी बजट बनता है, तो टेक्निकल टर्म आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इसे लॉजिकली समझना पड़ेगा, चीज़ों को ढंग से आपको वैल्यूएट करना पड़ेगा। पर क्योंकि आपके पास अकाउंट्स है, अकाउंट्स आप लोगों ने पढ़ी है, तो अकाउंट्स कहीं ना कहीं थोड़ा आपको इस चैप्टर को समझने में हेल्प जरूर करेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट चैप्टर में से लास्ट ईयर खैर कोई फायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर तो हुआ नहीं। तो उसमें पर उसमें से कोर्स आपका डिडक्ट करा था गवर्नमेंट बजट के अंदर, जो अच्छा जो स्कोरिंग पार्ट है, समझ मजेदार पार्ट है, उसको डिडक्ट कर दिया था। पर इस साल के लिए सीबीएसई ने क्लियर नोटिफिकेशन दे रखा है कि कोई भी कोर्स डिडक्शन नहीं है। जो आपका रेगुलर कोर्स है वो सारा का सारा ही आपको कवर अप करना है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दें आप लोग। तो इसमें सब कुछ ही आपको यहाँ कवर करना है, कुछ भी इसके अंदर छूटेगा नहीं। जैसे सेंट्रल बैंक के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल बैंक के अंदर आपके जो क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स हैं, वो क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स जो है वो पिछले साल हटा दिए थे, पर इस साल हम लोगों ने पढ़े हैं। फंक्शंस ऑफ मनी हटा दिए थे, पर वो भी हम लोगों ने पढ़े हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो टर्म है, जो गवर्नमेंट का मतलब तो हमें पता है, गवर्नमेंट का तो कोई साइंस नहीं बनता। ये जो टर्म है बजट, इस बजट का मतलब होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट? कोई बताएगा मुझे, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजट? सर मनी जो भी एक्सपेंडिचर पे कुछ खर्च भी कर ऐसा जो आप सके, बजट से समझते हो। क्या हो गया, क्या हो मनी गया? जो एक्सपेंडिचर पे एक्सपेंड करें। एक्सपेंडिचर। सर मनी जो एक्सपेंडिचर पे एक्सपेंड कर सके। मनी जो एक्सपेंडिचर को एक्सपेंड कर सके। बजट का मीनिंग पूछ रहा हूँ मैं, बजट से क्या समझते हैं आप लोग, किस चीज को आप बजट कहेंगे? क्या आपके घर में कभी बजट है, बना है, या आपने कभी कोई बजट बनाया है प्रैक्टिकली लाइफ में? हर्षिता जी, बनाया कभी कोई बजट?
सर कितना पैसा है आपके पास किसी भी चीज के ऊपर खर्च करने के लिए? कितना पैसा है उसको कितनी चीज पे खर्च करने सर की इच्छा होती है बेटा? सर बजट घर में किसी ने डरा के धमका के बैठा दिया क्या? नहीं सर, मेरे को तो ऐसे ही लगा। नहीं सर, मतलब आपका कितना बजट है कुछ भी अरे बजट ही तो पूछ रहा खरीदने हूँ, के? उसको यूज क्यों कर रहे हो सेंटेंस में? ये मजेदार बात है, जब भी बच्चे से किसी चीज का मीनिंग पूछो उसको यूज कर देता है सेंटेंस में। सेंटेंस में यूज थोड़ी करना है बजट में। और कौन कौन है हमारे यहाँ समझदार प्राणी? हाँ विधि बेटा, आप बताएं दीपिका। जरा बजट। विधि, सुना है बजट? यस सर, मतलब सर वो एक तरीके का बता देता है, जैसे गवर्नमेंट रिलीज करती है बजट की आज ना का एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट की तो बात ही नहीं कर रहे अपन। गवर्नमेंट बजट की तो बात ही नहीं करे, चैप्टर की तो बात ही नहीं करे। चैप्टर तो मैं पढ़ा दूंगा, उसकी तो चिंता ही मतलब नहीं है। मैं तो एग्जाम्पल सिंपल यही बजट पूछ रहा हूँ, सिंपल बजट क्या होता है? मतलब वो बता देता है कि क्या बता देता है बजट? एक्सपेंडिचर क्या होता बताता है? है, कितना एक्सपेंडिचर होगा टोटल, या कितनी इनकम आएगी, या फिर कितनी रुपीज इनकम कितना होगा। आएगी, कितना एक्सपेंडिचर होगा। अच्छा, और सर स्पेंडिंग ऑफ मनी। है दीपिका जी, क्या कौन सा इंग मनी? स्पेंडिंग स्पेंडिंग ऑफ मनी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब देख लो तुम लोगों की क्या स्थिति है। 12th क्लास में आ गए हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, फिर भी कोई ढंग से मुझे ये केवल समझा भी नहीं पा रहा कि सर देखो ये चीज बजट होती है। कभी लाइफ में भी बजट नहीं बनाया है, जब लाइफ में बजट ही नहीं बनाया है तो समझाओगे कैसे? हर्षिता जी, कभी अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी दी है? चलो अभी 2 साल से तो नहीं दी होगी, पर सर पहले तो मैंने एक बार। दिए, सर कंजूस लोग मैंने हैं दिए। सर, अरे कंजूस लोग हैं सर। अरे परिधि चिंता की करिए, उससे दिए। चलो परिधि सर की बात मैंने है। दिए सर हाँ मैंने तो परिधि, दिए। हाँ पर हर्षिता ने भी दिया, परिधि भी कह रही है कि सर मैंने तो दी है। चलो परिधि जी, बर्थडे पार्टी दी है आपने? सर मैं जब मेरी नहीं सर बोल रही सर, मैं इसके लिए बोल रही हूँ, कंजूस लोग हैं ये। अरे सर आके खा के चले भी गए और कंजूस लोग हैं, वाह। मैं केक खाया? मैंने कब केक खाया? सर परिधि के लिए बोल रही हूँ। हाँ मैंने कहा मैंने केक खा लिया, मुझे याद भी नहीं केक खाया मैंने। इतना बुढ़ापा भी नहीं है भाई। हाँ चलिए देखिए, एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। और हर्षिता ने भी बजट बनाया था, पर उसको याद नहीं है कि मैंने बजट बनाया था अपनी बर्थडे पार्टी पे। हर्षिता जी, जब आप बर्थडे पार्टी थ्रू करना ही कहते हैं बर्थडे पार्टी को, थ्रूइंग अ बर्थडे पार्टी, तो व्हेन यू आर अबाउट टू थ्रू योर बर्थडे पार्टी, तो क्या आपके सामने ये समस्या आई थी कि आपके पापा ने कहा था कि बेटा ये पकड़, सपोज 2,000 रुपये, सपोज इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, मैंने रफली ले लिया अमाउंट, कि आपको 2,000 रुपये का नोट दे दिया गया हो और आपको कहा हो जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, आज तेरी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू, पकड़ तेरे 2,000 रुपये और जा जी ले अपनी जिंदगी। जितने दोस्तों को आज तेरे को, जितने तेरे एफपी फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, सबको बुला और दे दे पार्टी। अब आपके सामने समस्या कि आपके पास 100 फ्रेंड की लिस्ट है, तो क्या आपने 2,000 की इस लिमिटेशन में 100 के 100 दोस्तों को बर्थडे पार्टी पे बुलाया था? तो कैसे बुला सकती हूँ सर? नहीं बुला सकते ना, ऑब्वियसली। चलो इसमें से आपने कितनों को बुलाया? हम कहते हैं 10 जनों को बुलाया, ठीक है, 200 रुपये पर हेड, इतना तो चल जाएगा। 10 जनों को बुलाया, ठीक है। पहला देखो, पहला आपको सोच पहले जो आपके सामने सोचना पड़ेगा आपको डिसीजन मेकिंग। क्या दूसरा डिसीजन आपको इस चीज के बारे में नहीं लेना पड़ा कि मुझे पार्टी कहाँ देनी है? क्योंकि ये तो सारे नालायक है, बेशरम है, बेहया है। इनसे अगर पूछ लिया गया है तो ये तो सीधा कह देंगे चलो राजपूताना शेरेटॉन वहाँ पार्टी करेंगे, तो इनसे तो पूछना ही नहीं। अपन ने तो अपना जुगाड़ बैठाया होगा ना कि यार कहाँ करें ताकि अपना ढंग से ठीक ठाक इस 2,000 के अंदर हो जाए, पूछा होगा ना। हाँ सर आपने सही बोला, ये बेशरम पे है। अरे दोस्त तो वो है ना, वो है ना, ऐड है ना, हर दोस्त जरूरी होता है, होता ही है, क्या करें। तो हमने प्लेस का डिसीजन भी लिया हमने। उसके बाद में फिर एक समस्या और आई कि प्लेस का डिसीजन तो ले लिया, लेकिन लास्ट में ये भी डिसीजन लेना पड़ा कि इनको
इन नालायक दोस्तों को खिलाना क्या है। अगर केवल एक पेटीज खिला के विदा कर दिया तो पूरे साल भर सुनाएंगे, और इनको अगर पिज्जा भी खिला दिया, बर्गर भी खिला दिया, पेटीज भी खिला दी, और लास्ट में फिर इनको डाइजेस्ट कराने के लिए एक थम्स अप भी पिला दी, मेरा बजट गड़बड़ा जाएगा। तो कितना इनको खिलाना है ताकि ये खुश भी हो जाए और मेरी इनकम में काम भी हो जाए, बताइए। सोचा था? अब सर जितना खाएंगे खाएंगे, मैं क्या करूंगी। अरे पर अपने को तो सोचना पड़ेगा ना भाई, ऐसे थोड़ी वो वहां जाके इनको बैठा दिया, जाओ बेटा आज मेरा बर्थडे नहीं है, तुम्हारा बर्थडे है, जाओ जी लो तुम अपनी जिंदगी, खा लो जो खाना है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। पता लगा बिल आ गया 20,000 रुपए का। अब सर इतना तो कोई भी नहीं खाता सर। अरे दोस्त है, खाएंगे नहीं, बिगाड़ेंगे, ज्यादा खर्चा कराएंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज हो रही है कि आपके पास में आपकी इनकम थी, आपने उस इनकम को कहाँ कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है। खर्च कर ये अच्छा, ये जो आप ये जो चीज कर रहे हो, जो डिसीजन ले रहे हो, ये बर्थडे के एक दिन बाद ले रहे हो या बर्थडे से एक दिन पहले ले रहे हो? सर एक दिन पहले ही लेंगे ना। नेचुरल बात है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो कितनी कॉमन सेंस वाली चीज है जो कि आप मुझे जवाब नहीं दे पाते हो। तो हर सब्जेक्ट के अंदर चीजें जो है वो कॉमन सेंस वाली ही होती हैं। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर काम में ले लें तो आधा मीनिंग तो आप बता देंगे। दैट मीन्स क्या समझ में आया आपको? सबसे पहले हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे जो डिसीजन लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है फ्यूचर रिलेटेड। ठीक है, दूसरा जो मेरे को डिसीजन लेना पड़ा, क्या लेना पड़ा कि ये मेरे पास अभी इनकम आई नहीं है, पापा ने कहा था कि बेटा शाम को 2,000 रुपये मेरे से ले जाना। दैट मीन्स ये मेरी फ्यूचर इनकम है। फ्यूचर क्या, इस फ्यूचर इनकम को मैं एक्सपेक्टेड इनकम बोल दूं? यस सर। अब हो सकता है कि थोड़े पापा को तरस आ जाए कि नहीं यार बच्ची है बेचारे, इतने दो से चल तू 500 रुपये और ज्यादा ले जा, या इधर उधर से और थोड़ा बहुत जुगाड़ हो जाए। तो ये दोस्तों की फिक्स नहीं है, इसको मैं बोलूंगा एस्टिमेटेड, एक्सपेक्टेड या एंटिसिपेटेड। तो इसको हम लोग बोल देते हैं एस्टिमेटेड इनकम, ठीक है ना। और तीसरा, यहाँ जो मैं ये जो खर्चा लगा रहा हूँ, क्या ये खर्चा भी एग्जैक्ट है, एक्चुअल है? नहीं, ये भी एक्सपेक्टेड है। हमने 10 जनों के बारे में बात करी, 10 के 10 ने कहा कि अरे तू चिंता मत कर हर्षिता, 10 तो छोड़ 2 जने और ले आएंगे। पर कहने वाली बात है, हो सकता है किसी मजबूरी में बेचारे 2 जने ना आए, 8 ही आए, तो 2 जनों का तो पैसा बच गया ना हमारे पास में। तो इसलिए ये जो है ये भी अभी एक्चुअल नहीं है, ये जो खर्चा होने वाला है ये भी फ्यूचरिस्टिक खर्चा है। तो इसको भी हम लोग बोलेंगे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। और अगर आप इसको एक पेपर पे ड्राफ्ट कर लें, पेपर पे अगर मैं इसको एक ड्राफ्ट कर लूं तो इसको मैं सीधा सीधा क्या कह दूंगा, हर्षितास बर्थडे पार्टी बजट। हो गया साहब, बजट लो खत्म, बना लिया बजट, क्या दिक्कत थी। हाँ बच्चों, बात आ रही है समझ में मेरी? यस सर। ठीक है ना। दैट मीन्स कि हर पर्सन अपनी लाइफ में बजट बनाता है, बहुत बार बजट बनाता है। और वो कब बनाता है या किस लिए बनाता है? क्योंकि उसके पास में जो इनकम है, 11 से पढ़ते आ रहे हैं, मनी या हो या रिसोर्स हो जो लिमिटेड है, पर उसको खर्च बहुत जगह किया जा सकता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट मीन्स आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। वैसे इकोनॉमी के केस में भी होता है कि इकोनॉमी के पास में जो इनकम आनी होती है, जो उसकी एक्सपेक्टेड इनकम होती है, वो चाहे कितनी ही करोड़ में क्यों ना हो, पर वो लिमिट होती है। और उस इनकम के अगेंस्ट में, जिसको हम लोग आगे जाके रिसिप्ट कहेंगे, और रिसिप्ट्स के अगेंस्ट में जो हमें एक्सपेंडिचर करने होते हैं वो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। चाहे आप आज सबसे जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हमारी यूएसए की बात कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अपने आने वाले टाइम में और एक्सपेंडिचर करने हैं। अब वो चाहे एक्सपेंडिचर अलग तरीके के हों, जैसे हम लोग इंडिया में नहीं कर रहे हैं, पर एक्सपेंडिचर उनको भी करना ही है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई डेवलपिंग इकोनॉमी है या कोई डेवलप्ड इकोनॉमी है। हर इकोनॉमी के पास में अपने अपने एक्सपेंडिचर की लिस्ट होती है जो उसको अपकमिंग ईयर्स में करना होता है। किसके किसके कंटेक्स्ट में करना होता है?
या किसके रेफरेंस में करना होता है, जो उसके पास में अपकमिंग रिसिप्ट आ रही होती है। बात आ गई यहाँ तक समझ में बेटा? यस। ठीक है। यस तो सर। इसलिए हम लोग सिंपल सा जो गवर्नमेंट बजट की बात कहेंगे वो क्या कहेंगे कि सब गवर्नमेंट बजट सबसे पहले तो क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट। चलिए यहाँ से बात करते हैं। गवर्नमेंट बजट, जीबी का मतलब गवर्नमेंट बजट से मेरा, गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट government budget is a statement of the estimates the government budget is a statement of estimates of the government receipts and government government expenditure during the financial year. During the financial year. ठीक है। दूसरी चीज कि गवर्नमेंट बजट के अंदर जो हम रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर लेते हैं वो हमारा एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड होते हैं, एक्चुअल नहीं होते हैं। These are the expected या estimated receipts and estimated receipts and expenditure होता है, not एक्चुअल नहीं होते हैं। दे आर एस्टिमेटेड, मतलब जो आने वाले साल के अंदर रिसिप्ट होगी, उन आने वाले रिसिप्ट को आने वाले किस तरीके से हम लोग एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के अंदर डालना है, किन किन खर्चों के अंदर हमें उन्हें यूज करना है, उसका स्टेटमेंट जो है वो हमारा हो जाता है गवर्नमेंट बजट। दैट मींस अगर मैं सिंपल से आपसे पूछता हूं तो अभी हमारा कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है बताइए जरा। अभी करंट कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 2021। कहाँ से स्टार्ट कहाँ खत्म? सर अप्रैल से मार्च तक। पूरी डेट बताओ। सर 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल कौन सा ईयर? 2021। 2021 है अपना भी। अरे 21 तो करंट है, चल रहा है 21 तो भाई। तो सर लास्ट। अरे यार बताओ, कॉमर्स के बच्चों में ये तो सनी सर को बताना चाहिए मुझे कि सनी सर बच्चे जो है आपके फाइनेंशियल ईयर तक नहीं बता सकते करंट फाइनेंशियल कौन सा है। फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ अ ईयर एंड एंड 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। ये तो क्लियर है? यस सर।
तो इस साल कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल। और कौन सा ईयर चल रहा है? 21। कब खत्म होगा? 31 मार्च 22। 22। तो अभी तो 21 चल रहा है ना भाई, डेट भूल गए क्या? सर काम में ही नहीं आती लिखने के लिए, घर पे पढ़े आराम से, साइंस पता ही नहीं है 28 की 21 है परी दीदी? तो सर 21 ही तो चल रहा है, यही तो लिखा है आपने भी। आपने 2021 कहा था मुझे बेटा। 2021 मतलब 2021। हाँ तो आपका 21 to 22 हो गया ना फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर तो 21 22 हुआ, ठीक है ना? ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या बजट इसी साल बनाया गया होगा? ऊपर जो हमने मीनिंग पढ़ा, क्या इस फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट कब बनाया गया होगा? पिछले साल। हाँ पिछले वो। साल, मतलब बिल्कुल सही बात है। दैट मीन्स कि ये मेरा करंट ईयर है, इस हाँ। करंट ईयर के लिए मेरा प्रीवियस ईयर में मेरा बजट बना होगा, मतलब ड्यूरिंग 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21। समझ रहे हो? इस साल नहीं बनेगा, मतलब 1 अप्रैल से आगे मेरा बजट नहीं बनेगा। हाँ वो कभी कभार मिड टर्म बजट वगैरह कुछ हो सकता है, पर हम लोग यहाँ मिड टर्म बजट की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन बजट, हम लोग सेंट्रल बजट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में अगले साल का बजट बन चुका होगा। और भी अगर मैं स्पेसिफिकली जाऊं और अगर आपको कुछ नॉलेज हो, तो हमेशा जो लास्ट वीक ऑफ फरवरी होता है, लास्ट वीक ऑफ फरवरी होता है, उस फरवरी के टाइम में, उस वीक के टाइम के अंदर बजट तकरीबन बन चुका होता है। चलिए, दूसरी चीज, ये बजट बनाएगा कौन? गवर्नमेंट। अरे गवर्नमेंट में तो बहुत सारे लोग हैं। Who is the whole sole responsible for government budget? फाइनेंस मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है कि होल सो रेस्पॉन्सिबल जो है वो है फाइनेंस मिनिस्टर। उसके साथ में और दूसरे चलते चले जाएंगे। तो नाउ द फाइनेंस मिनिस्टर हैज द रेस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द सेंट्रल बजट ऑफ ए कंट्री। चलिए, अब फाइनेंस मिनिस्टर ने देख लिया कि ये मेरे पास में रिसिप्ट्स आएंगी, ये मेरे पास में एक्सपेंडिचर आएंगे, पर क्या यहाँ जो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं, this finance minister belongs to say गुजरात। तो क्या ये फाइनेंस मिनिस्टर, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन दे दूंगा इस तरीके का मैं, क्योंकि ये आपका लॉजिकल बेस है। तो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हु बिलोंग्स टू गुजरात, गुजरात के एमएलए वगैरह रहे हुए थे, अब ये फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए। तो अगर क्या ये जो बजट बनाएंगे उसके अंदर थोड़ा सा ये बाइस्ड नहीं हो सकते क्या अपने गुजरात के एक्सपेंडिचर्स को लेकर, कि नहीं अपन ऐसा करते हैं थोड़ा गुजरात पे ज्यादा खर्चा कर लेते हैं, किसको पता लगेगा? क्या ये इस तरीके से बाइस्ड हो सकते हैं? नो सर। यस सर। ये इतना इतने इतने कॉन्फिडेंस से नो किसने कहा था? यश कसेरा। कचरा जी आपने कहा था क्या? यस सर। बिल्कुल बाइस्ड हो सकते हैं, बिल्कुल बाइस्ड हो सकते हैं। मैं मेरे ऊपर बर्डन है, मेरे ऊपर गुजरात के लीडर्स का, एमएलए का बर्डन है कि सर जो बजट बनाओ सर इस साल थोड़ा हमारे तरफ देखो। ऐसे क्या करते हो सर आप? अपना 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 स्टेट भूल रहे हो कि सर आप यहीं से तो सीएम बन के आप आगे गए हो सर। थोड़ा सा ऐसा करो सर, आप 200-300 करोड़ इस बार गुजरात के रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर डालो। आप किसी को क्या पता लग रहा है, डाल दो, आपको पॉसिबल है। बट क्या ये ऐसा कर सकते हैं? बाइस हो सकते हैं, इनकी इच्छा है कि मैं बाइस हो जाऊं, पर ये ऐसा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ सेंट्रल बजट, दिस बजट, ये जो बजट इन्होंने बनाया फाइनेंस मिनिस्टर में, दिस बजट इज प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट।
दिस बजट विल बी प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन प्रेजेंट करेगा? पार्लियामेंट में कौन प्रेजेंट करेगा बजट? या पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना चाहिए क्या, बताइए मुझे जरा। करना चाहिए। क्यों करना यस चाहिए? सर। क्यों करना चाहिए? सर प्रॉपर चेकिंग वगैरह के लिए कि सही बनाया है या नहीं। अरे पार्लियामेंट किसी स्कूल का क्लास टीचर रूम नहीं है। प्रॉपर चेकिंग क्या होती है? वहां पे क्या टीचर सर्किल लगाएंगे, अरे ये क्या स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तुमने, पार्लियामेंट की गलत है, दोबारा लिख के लाओ। ये क्या है, ये 2 नंबर में लिखना था, तुम 1 नंबर में लिख के लाए, दोबारा लिख के लाओ। ऐसी चेकिंग थोड़ी होगी। सर सबको इक्वल या फिर अरे जितने अमाउंट में वो नहीं नहीं नहीं, हमारी इकोनॉमी डेमोक्रेटिक इकोनॉमी है जहां पे अपोजिशन पार्टी और रूलर पार्टी दोनों होते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर दोनों पार्टी होगी, रूलर पार्टी भी होती है और अपोजिशन पार्टी भी होगी। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारी बीजेपी जो है वो रूलिंग पार्टी है और उसके अलावा बाकी की जो पार्टी है वो अपोजिशन पार्टी होगी। तो रूलिंग पार्टी के जो पीएम होंगे, प्राइम मिनिस्टर, ही विल, जो हमारे अभी मोदी जी हैं, ही विल प्रेजेंट जो भी प्रिस्क्राइब्ड बजट है, he will present that prescribed budget for the upcoming year by the permission of the leader of the house, that is speaker जो है। और फिर अपोजिशन उन पे क्वेश्चन करेगा। जैसे यहाँ पे गुजरात में 200 करोड़ डाल दिया, अब यहाँ पे अपोजिशन खड़ा हो जाएगा, भाई ये क्या सर, ये कैसे सर, क्या मतलब, ये क्या सर, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि 200 करोड़ रुपए आप वहां पे क्यों लेके जा रहे हो, आपका अपना स्टेट है, इससे बढ़िया बिहार में आप डालो, उड़ीसा में डालो, आप अरुणाचल में डालो, वहां पे ज्यादा पैसे की जरूरत है, कि स्टेट बजट थोड़ी बन रहा है, सेंट्रल बजट बन रहा है। तो इस तरीके से जो भी हमारा बजट बनाया जाता है वो ऐसे ही अप्रूव्ड नहीं हो जाता कि वे बनाया और उसको लागू कर दिया, अप्लाई कर दिया, नहीं। उसको फाइनलाइज करने से पहले उसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर उसके अंदर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। हर जो भी वहां पे जो पर्सन होगा वो उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है। उसमें फिर ट्रायल्स एरर्स वगैरह सारे होंगे। फिर एक बार में जब वो सब लोग के हिसाब से जब वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी सबकी, जब सारे लीडर्स की जितने भी वहां पे पर्सन बैठे हैं उनकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी, देन द स्पीकर विल से कि ठीक है, नाउ इट इज टोटली एक्सेप्टेड, और अब आप इसको प्रॉपरली फाइनलाइज करके इसको अपकमिंग ईयर के लिए अप्लाई या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ बेटा, बात पूरी अच्छी तरह समझ में आ गई कैसे क्या होता है, बताओ। हाँ भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? चलो, एक मूवी है, साउथ की एक मूवी है, अभी इन दिनों मैंने बहुत ज्यादा उसको फ्रीक्वेंटली देखा है, शायद आप लोगों ने देखी हो नहीं देखी हो, वो है डैशिंग सीएम भरत। देखिए किसी ने? यस सर। अच्छी मूवी है, किसी ने नहीं देखी हो तो देखिएगा, डैशिंग सीएम भरत। और अगर उसमें अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसके अंदर, क्योंकि वो तो स्टेट की बात थी, इसलिए वहां पे तो लोग जो है आपके विधानसभा आती है, तो वहां पे तो विधानसभा के अंदर जो वहां पे जो हीरो था, दैट इज मोहन बाबू, जो वहां पे सीएम का रोल प्ले कर रहे थे, ही वॉज रीडिंग दैट बजट। और उसके अगेंस्ट में वहां पे जो अपोजिशन पार्टी थी वो खड़ी हो रही थी, बोले सर टैक्सेस वगैरह ऐसे कैसे लगा दिए, ये ऐसे नहीं लगना चाहिए, चालान गलत करा है, इसको कम करो। तो वही चीज मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी आपका बजट बनता है उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, उसके बाद में फिर उसका अप्रूवल होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक की आज हमारी बात हो गई। नेक्स्ट आपके अभी क्लास है, किसके क्लास है आगे? अकाउंट्स की होगी शायद सर की। अकाउंट्स। हाँ, सर ले रहे हैं अभी क्लास, यस सर। है ना? हाँ तो वह बिल्कुल ठीक है, फिर मैं आगे नहीं बढ़ाता हूँ, तो यहीं हम लोग अपना वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं।